साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा का 29 तारीख का प्रबोधन सत्र क्रमांक 3 है और उसमें एक विषय पर मैं मेरी बात रखने वाला। वो विषय यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर किए गए जीपीएस सर्वे द्वारा सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है, ऐसा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सिद्ध हुआ है। बौद्धों की इस पर क्या भूमिका होनी चाहिए, एक गंभीर सवाल। जब हमारा पिछला वामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, उस दरमियान ही एक न्यूज़ लीक हो गई थी और वो खबर बहुत ही छोटी थी कि सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है। वो रिपोर्ट का जिक्र किया था कि 33 पेजेस का रिपोर्ट है। वो खबर आने के बाद, क्योंकि वो खबर इतनी डिटेल नहीं थी और उसके अंदर बहुत सारे तथ्य भी नहीं थे, तो वो रिपोर्ट ओरिजिनल कहाँ पर है इसकी जांच पड़ताल हम लोगों ने शुरू की। साल भर हो गया और रिपोर्ट मिली ही नहीं। एएसआई के सेंट्रल ऑफिस को पूछा, एएसआई मतलब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर उस रिपोर्ट की छानबीन करने के लिए अहमदाबाद, बड़ौदा, यहाँ पर छानबीन किया गया। तो आश्चर्यकारक ये जानकारी मिली कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है गुजरात में, उन लोगों ने भी ये कहा कि ये रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, मगर हमने भी ऐसी खबर पढ़ी है। तो सबसे ऑथेंटिक संस्था है, पुरातात्विक संस्था है भारतीय पुरातत्व विभाग। तो उनके प्रमुख लोगों ने हमें जवाब दिया कि वो रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। तो गांधीधाम बताते थे, अहमदाबाद वाले लोग गांधीनगर बताते थे। फिर वहां गए तो लोग वडोदरा बताते थे, वो उधर सर्कल में होगा। सभी उनके जो रीजनल ऑफिसेस हैं वहां हमने जांच पड़ताल किया तो हम बहुत हताश हो गए, हमें वो जानकारी मिली नहीं। मैं खुद गुजरात गया और ये तय किया कि अगर ये मिल नहीं रही है तो हो सकता है वो कहाँ से मिलेगी, तो हमें सोमनाथ मंदिर के किसी ट्रस्टी को मिलना चाहिए। तो हम सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट में गए, यानी सोमनाथ मंदिर की जगह पर गए। उसके कुल मिलाकर 6 ट्रस्टी है। जो अध्यक्ष है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का, जो अध्यक्ष है वो है नरेंद्र भाई मोदी। अभी हमने सोचा कि ट्रस्टी को मिलते हैं या ट्रस्टी सदस्य को मिलते हैं, तो उस सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष है नरेंद्र भाई मोदी। अब ट्रस्टी तो मिलने वाला नहीं है। अन्य और 2 सदस्य है, दूसरा सदस्य है लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा सदस्य है अमित भाई शाह और अन्य 3 सदस्य है जेडी परमार और एक है प्रवीण लहेरी और हर्षवर्धन निवेटिया। इसमें परमार आदमी जो है वो शेड्यूल कास्ट का आदमी है और बाकी जो ट्रस्टी है वो अन्य ऊंचे जाति के हैं। तो हमने परमार साहब को मिलने का तय किया, उन्होंने समय दिया और मैंने उन्हें कहा कि हम सोमनाथ मंदिर पर रिसर्च करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या रिसर्च करना चाहते हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है, आप महाराष्ट्र से आए हो। तो हमने कहा इतनी बड़ी प्राचीन वास्तु है और ये बताया जाता है कि इतनी बार आक्रमण हुआ, तो थोड़ी
सही ढंग से जानकारी लेने के लिए आपके पास आए हैं। परमार जी ने कहा कि जानकारी यही है कि इस मंदिर के नीचे बुद्ध विहार है। मैंने परमार जी को कहा नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये कैसा संभव है? तो परमार साहब जिद में आ गए और उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल है, इसके नीचे बुद्ध विहार है। मैंने कहा इसका कोई प्रमाण है? तो अंदर गए और अंदर जाकर उन्होंने रिपोर्ट की कॉपी लाई और कहा यह रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो मैंने कहा रिपोर्ट जब तक आप मुझे दिखाएंगे नहीं और मैं जब पढ़ूंगा नहीं तब तक तो मुझे यकीन ही नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा ले लो, इसकी जेरॉक्स कॉपी बनाकर ले लो। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के पास हमें ये जो सोमनाथ मंदिर के नीचे जो 3 मंजिला बुद्ध विहार है, ये 32 पेजेस का रिपोर्ट हम लोगों ने एक ट्रस्टी महोदय से हासिल किया। फिर परमार जी बुजुर्ग है, बोलते वक्त उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी से ज्यादा सीनियर हूं और यहां नरेंद्र मोदी नहीं आते, यहां मेरी साइन चलता है। तो फिर मैंने कहा आप बहुत सीनियर हो, आपसे जिज्ञासा जानना चाहते हैं किसके दिमाग में आया ये इसके नीचे क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं बचपन में इधर ही, मैं संस्कृत का प्रोफेसर होकर रिटायर्ड हुआ हूं और इधर ही मैं खेलने आता था। तो यहाँ बड़े बड़े पिलर होते थे पत्थर के, बाद में ये बहुत दफन हो गया। जब धौलावीरा कच्छ भुज एरिया में जो साइट है, इंडस की एक साइट है, उसको यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय हेरिटेज घोषित किया। जब इसकी चर्चा आना शुरू हुआ तो मैंने ही ट्रस्टी के मीटिंग में सजेस्ट किया कि नरेंद्र भाई जी आप प्रधानमंत्री हो, आप कुछ ऑर्डर करो, इसके नीचे भी शायद वो जो धौलावीरा जो महान सभ्यता है उसी तरह की कोई सभ्यता मंदिर के नीचे हो सकती है। तो नरेंद्र मोदी को लालच पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी को लगा कि उसका मैं खुद ट्रस्टी हूँ तो इसका सर्वे कराने का ऑर्डर दिया जाए। नरेंद्र भाई मोदी ने ऑर्डर दिया, मगर वो जिस संस्था को दिया उस संस्था प्राइवेट संस्था है, उस आर्कोलॉजिस्ट लोग हैं, इसमें एक्सपर्ट लोग हैं, मगर वो एएसआई को उसका सर्वे करने का ऑर्डर नहीं दिया। तो इस ट्रस्टी ने, नरेंद्र भाई मोदी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर गुजरात, इस संस्था को सर्वे करने का ऑर्डर दिया। अब हमने जानकारी देने के लिए विषय में रखा है कि इसके अंदर है क्या। ब्राह्मणों ने केवल 2 लाइन 4 लाइन की खबर छापी, उसमें तथ्य बहुत कम है, मगर इस रिपोर्ट में है क्या? तो इस रिपोर्ट की जांच पड़ताल करने के बाद कुछ आश्चर्यजनक जानकारी सामने आई है। पहले नंबर की बात यह सामने आई है कि जो सोमनाथ मंदिर है उसके नीचे तो बुद्ध विहार है, मगर सोमनाथ मंदिर को ही लगा हुआ जो परिसर है उसके नीचे भी बौद्ध गुफाएं हैं। तो इस रिपोर्ट में लिखा है कि 4 जगहों पर हमने जीपीएस सर्वे के द्वारा, एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा सर्वेक्षण किया और कुछ जगह पर हमने खोदा और वहां जाकर वो एडवांस टेक्नोलॉजी से सर्वे करके 4 जगह पर हमने बौद्ध स्थलों को पाया। एक जगह है गोलक धाम, दूसरा जगह है सोमनाथ मंदिर का मुख्य द्वार, तीसरा स्थान है मंदिर परिसर में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल स्थान और चौथा स्थान है उस सोमनाथ मंदिर के नजदीक में जो बौद्ध गुफाएं हैं। इन 4 जगहों पर बौद्ध स्थान पाए गए। तो हम ये जो चर्चा कर रहे हैं इसका एक मकसद है। वो मकसद ये है कि पहली बात हमारे लोगों को जानकारी ही नहीं है।
तो उन्हें जानकार करना, जानकारी देना, यह पहला मकसद है। तो सोमनाथ मंदिर के नीचे ही केवल 3 मंजिला बुद्ध विहार नहीं है, जबकि अखबार वालों ने छापना चाहिए था कि सोमनाथ मंदिर के नीचे भी बुद्ध विहार है, और उसको जो लगा हुआ जो एरिया है जिस पर ब्राह्मणों ने, ट्रस्टियों ने, पंडों ने कब्जा किया है, उन सभी स्थानों पर बौद्ध स्थल है, ये उन्होंने छापा नहीं, उस खबरों में छापा नहीं। उन्होंने ये जानकारी दी, महत्वपूर्ण जानकारी दी कि इस साइट नंबर 2, उन्होंने इसके आर्कोलॉजिकल लैंग्वेज में उसको अलग अलग नाम दिए हैं। साइट नंबर 2, पेज नंबर 15 पर उन्होंने इस रिपोर्ट में लिखा, साइट नंबर 2 में गोलाकार स्वरूप की संरचना मिली। गोलाकार, सर्कुलर, गोलाकार तरीके का संरचना मिली। गोलाकार संरचना का मतलब होता है बुद्ध स्तूप। यहां उसके नीचे हमें सर्कुलर मिला है, गोलाकार संरचना मिली है, उसका मतलब होता है उसके नीचे बुद्ध स्तूप मिला। उन्होंने उस एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत, आजकल 3D कॉन्सेप्ट आ गई है, तो उसको खुदाई किए बगैर एडवांस टेक्नोलॉजी से 2D तरीके से भी जमीन के नीचे क्या क्या है वो ढूंढा गया, और उसकी निश्चितता करने के लिए उन्होंने और एडवांसली क्लोज से देखा। 3D टेक्नोलॉजी से भी उन्होंने अंदर की चीजें को, तस्वीरों को साफ तौर पर देखा। उन्हें ऐसी गुफा मिली है कि जो एक दूसरे से लगी हुई है, यानी एक गुफा से निकलते हो तो दूसरी गुफा में जाने वाले रास्ते भी है। नीचे 4 से 5 मीटर की गहराई पर आयताकृति संरचना है, जिसके दोनों बाजुओं में गुफाओं को जोड़ने वाले छोर है। यह संरचना वास्तव में एक गुफा को दूसरी गुफा की ओर ले जाने वाला पैदल रास्ता हो सकता है, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है। साथियों, उन्होंने आगे ये भी लिखा कि नीचे हमें प्रदक्षिणा पथ मिला है। प्रदक्षिणा पथ का मतलब होता है कि जो पवित्र बुद्ध स्तूप होता है उसको क्लॉकवाइज घूमना, उसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। आप अगर बुद्ध गया में जाओगे तो दुनिया के लोग जो बोधि वृक्ष को देखने आते हैं, वो बोधि वृक्ष की तरफ वो प्रदक्षिणा करते, क्लॉकवाइज करते। तो नीचे प्रदक्षिणा पथ मिला। और इस रिपोर्ट में और एक आश्चर्यकारक जानकारी आई है जो मीडिया ने नहीं छापी है, अखबारों ने उसको इशू नहीं बनाया। उसमें उन्होंने लिखा है कि नीचे हमने एडवांस टेक्नोलॉजी से और गहराई से देखा तो धातु मिले हैं, जो बड़े बड़े धातु है, स्तूप है। और उन्होंने आगे लिखा कि नीचे हमें रिलिक मिले। आर्कोलॉजी के भाषा में उसको रिलिक्स कहते हैं। रिलिक्स का मतलब होता है तथागत बुद्ध के पवित्र शरीर के धातु, जिसको कास्केट में रखा जाता है, इसीलिए उसको कहते हैं रिलिक कास्केट, जो अशोका द्वारा स्थापित होते हैं। तो ये रिपोर्ट ये सिद्ध करता है कि इसके अंदर सम्राट अशोक द्वारा स्थापित तथागत भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र शरीर के धातु है, उनकी अस्थियां हैं। तो ये जो रिपोर्ट है, अंग्रेजी का रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के निचोड़ में जो बात कही है वो जानकारी के तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि हम गुजरात में बहुत बड़ा आंदोलन इसके लिए करने वाले हैं और इसकी तैयारी अब हम लोगों ने शुरू कर दी है। उसके निचोड़ में उन्होंने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा निष्कर्ष, सोमनाथ मंदिर और आसपास के प्रभास क्षेत्र में जमीन के नीचे क्या अवशेष दबे हुए हैं, उसे जानने के लिए और भविष्य में उत्खनन करने के लिए यह संशोधन जीपीआर सर्वे के द्वारा किया गया है। इसके तहत सुनिश्चित किए गए 4 जगहों पर हमें कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें पता चली। साइट नंबर 1, यहाँ पर जमीन के नीचे हमें एक आयताकृति संरचना देखने को मिली है, जिसे हमने आकृति क्रमांक 7 में F1 बताया है। यह एक बंदिस्त संरचना है जो एक छोटे मंदिर की दीवार हो सकती है। F1 के सामने ही हमें F2 यह समांतर सीधी दिशा में एक संरचना दिखाई दी है, और यह संरचना मिलाकर एक बंदिस्त गृह अर्थात एक स्तूप बताते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उसके अंदर हमें F3 यह एक सीधी संरचना मिली है जो एक पत्थर की दीवार या अवशेषों की रिलिक्स या अन्य पुरातत्वीय संरचना हो सकती है। यह सभी अवशेष हमें साइट 1 पर 2 मीटर की गहराई पर मिले हैं। फिर भी F1 यह संरचना नीचे जमीन में 4 मीटर तक नीचे बिखरे हुए दिखाई देते हैं। साइट नंबर 2, यहाँ पर जमीन के नीचे 2.5 मीटर गहराई पर एक चक्राकार संरचना मिली है जो आकृति क्रमांक 13 में F4 संरचना के रूप में हमने दिखाई है। यहाँ पर एक स्वतंत्र गोलाकार संरचना या प्राचीन अवशेष रिलिक्स हो सकता है। 2.5 मीटर गहराई पर एक दूसरा सीधा एक रेखा में F5 यह अवशेष दिखाई देता है जो एक दीवार या पत्थरों की दीवार जैसी संरचना या ऐसी ही संरचना हो सकती है। इसके साथ ही लगभग 5 मीटर की गहराई पर हमें F6, F7 और F8 यह 3 सीधी रेखा में 3 संरचना मिली है, और उन्हें जोड़कर साइट 3 के F1 की तरह एक F9 संरचना यहाँ पर दिखाई देती है। यह 3 समांतर संरचना किसी बड़े प्राचीन अवशेष के 3 भाग हो सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर 7.5 मीटर गहराई पर एक आकार की संरचना मिली है जिसे हमने F10 की संरचना कहा है। साइट नंबर 3, इस जगह पर 2.5 मीटर की गहराई पर एक L आकार की संरचना देखने को मिली है जो आकृति क्रमांक 16 के F11 के रूप में दिखाई देती है। यहाँ पर प्रभास का अंतर्गत अधिक दिखाई देता है, जिससे यहाँ पर किसी वस्तु या पुरातत्वीय अवशेष होने की संभावना है। साइट नंबर 4, इस स्थान पर लगभग 2 मीटर की गहराई पर F12 के रूप में एक सीधी संरचना मिलती है जिसे हमने आकृति क्रमांक 20 में दिखाया है। यह संरचना 2 गुफाओं के मुंह को जोड़ती है, इसलिए यह संरचना एक रास्ता या एक रास्ता हो सकता है जो दूसरी गुफाओं को जोड़ता है। इसके साथ इस साइट क्रमांक 4 पर हमें जमीन के नीचे कुछ भिन्न भिन्न बिखरे वस्तु के परिवर्तित किरण जांच में मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की आकृतियाँ, पवित्र अवशेष यानी रिलिक्स या पत्थर के टुकड़े हो सकते हैं जो पुरातत्वीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसमें से कुछ जगहों पर अत्यंत तेज प्रकाश की किरण मिले जिससे वहां पर जमीन के नीचे धातु की वस्तु हो सकती है। इसके साथ ही जीपीआर डेटा में हमें इन चारों स्थानों पर जमीन की संरचना के नीचे की जैसी दिखाई दी है और कहीं पर जमीन की संरचना में बदलाव नहीं मिला है। इसका अर्थ यह है कि इन चारों स्थानों पर जो बांधकाम
स्ट्रक्चर खड़ा किया है, वो उसके लिए एक ही मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। इस शोध कार्य में जो जीपीआर सिग्नल हमें मिले हैं, इससे स्पष्ट होता है कि सोमनाथ मंदिर और इसके आसपास के प्रभास क्षेत्र के जमीन के नीचे अनेक पुरातात्विक अवशेष मौजूद हैं। जीपीआर डेटा और हमें मिले सिग्नल के आधार पर हमने यह अंदाज लगाया है, अनुमान लगाया है, लेकिन ऊपर बताए निष्कर्ष पुरातत्वीय अवशेष या अन्य वस्तुएं होंगी, यह हम दावे के साथ नहीं कह सकते। हमारे निष्कर्ष की पुष्टि के लिए पुरातत्वीय उत्खनन कर नीचे जमीन के अंदर कौन सी वस्तुएं या अवशेष मौजूद है, ये देखना पड़ेगा। ये उसका निचोड़ है। इस निचोड़ का सार ये है, उन्होंने दावा तो कर दिया है, मगर उन्होंने इंडिकेशन कर दिया है कि यहाँ गुफाएं, मिट्टी के बर्तन हैं, धातु के सिग्नल मिले हैं, यल आकार का संरचना मिली है, गोलाकार संरचना मिली है। तो उन्होंने संकेत किया है, मगर उन्होंने ये भी संकेत किया है कि इसका उत्खनन कार्य होना चाहिए। खबर आई 2020 की, रिपोर्ट सबमिट किया है, रिपोर्ट की तारीख सबमिट है 25/5/2019 को यह रिपोर्ट सादर किया है। यानी 2019 का यह रिपोर्ट है, यह सादर किया प्रधानमंत्री, जो उस सोमनाथ मंदिर का ट्रस्टी चेयरमैन है और मंत्री है। मगर उस ट्रस्टी ने जो रिपोर्ट पेश किया, वो रिपोर्ट भारत सरकार की जो सबसे बड़ी संस्था है, वो है भारतीय पुरातत्व विभाग, उसको उन्होंने सादर नहीं किया, बल्कि खाली प्रधानमंत्री को दे दिया। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने पूरी जानकारी भारतीय लोगों को नहीं दिया। अगर उसके नीचे पवित्र अस्थियां हैं, रिलिक कास्केट है, उसके नीचे स्तूप है, सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित वहां चीजें हैं, तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसको टेक ओवर क्यों नहीं किया। यह बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। अगर ये सम्राट अशोक के साथ जुड़ने वाली विरासत है, तो बहुत सारी चीजें जो इतिहास को जुड़ने वाली कड़ी हो सकती है, उसके नीचे दबने के कारण वो बाहर निकालना जरूरी है। मगर भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसके ऊपर गंभीरता से नहीं लिया गया और प्रधानमंत्री के आदेश पर यह हुआ है, और वो उस मंदिर का ट्रस्टी भी है। तो प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उसके नीचे जो पुरातात्विक चीजें हैं वो राष्ट्र को समर्पित करनी चाहिए। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का प्रमुख पद पर आसीन होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो चीजों का उत्खनन करने का निर्देश जो एक्सपर्ट लोग हैं भारतीय पुरातत्व विभाग, उसको नहीं दिया। इसका मतलब है नरेंद्र भाई मोदी ने राष्ट्रद्रोह किया। यह जानकारी का एक निचोड़ यह आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रद्रोह का कार्य किया है। उनको ढूंढना कुछ और था, निकला कुछ और। ब्राह्मणों को ढूंढना कुछ और था। अगर इस घटना को देखा जाए तो दूसरा एक अर्थ निकलता है कि शायद इसका जो कार्य चल रहा था साल 2 साल पहले, और इधर गोगोई के द्वारा राम मंदिर का मसला का जजमेंट देना था, तो शायद उनका यह भी प्लान हो सकता है कि बार बार मुगल आक्रमणकारियों के द्वारा सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया, ऐसा बार बार सरकारी पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है। तो वो उसके नीचे मंदिर के अवशेष मिले, ऐसा वो एक रिपोर्ट बनाना चाहते होंगे, मगर वो निष्पक्षता से वो रिपोर्ट सादर राष्ट्र को नहीं किया या भारतीय पुरातत्व विभाग को नहीं किया। भारतीय पुरातत्व विभाग को करने का मतलब होता है पब्लिक।
कोई जज जजमेंट देता है वो प्राइवेट नहीं होता है, वो पब्लिक जजमेंट होता है। तो इन्होंने जो रिपोर्ट दिया वो ट्रस्टी को दिया, तो उनका सीक्रेट प्लान था कि अगर इसके नीचे मंदिर के अवशेष मिलेंगे तो शायद वो रिपोर्ट अगर उस ढंग से आता तो वो इस रिपोर्ट का इस्तेमाल बाबरी मस्जिद की सुनवाई करने वाले गोगोई को ये शायद देना चाहते होंगे, ऐसा हमें लगता है। मगर इसके नीचे बुद्धिस्ट अवशेष मिलने के कारण इसको उन्होंने डंप किया, इसको उन्होंने छुपा के रख दिया, क्योंकि इसके अवशेष को अगर ओपन किया और इसकी चर्चा अगर सही समय पर होती थी तो जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का विवाद पर जो कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उसको स्टे देना पड़ता। अगर इसको सही ढंग से भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने पोजीशन में लिया होता तो जो सुनवाई चल रही थी उसको स्टे देना पड़ता था। ये इतना गंभीर मामला है साथियों। इस मुद्दे पर मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं। जो जस्टिस गोगोई ने जो जजमेंट दिया है वो जजमेंट पुरातात्विक सबूतों के आधार पर नहीं दिया है, बल्कि आस्था के नाम पर दिया है। और आस्था के कोई एविडेंस नहीं होते हैं तो हम उस जजमेंट का बार बार विरोध करेंगे। वो संवैधानिक दायरे में नहीं है, हम उसका विरोध क्यों करेंगे? हम इसीलिए भी विरोध करेंगे कि कल जाकर ब्राह्मण ये ना कहे कि छुआछूत मानना हमारी आस्था का मामला है, इसीलिए आपके ऊपर हम जो छुआछूत थोप रहे वो हमारी आस्था का मामला है। आपको जंगलों में खदेड़ दिया ये हमारी आस्था का मामला है। महिलाओं का प्रताड़न करना ये हमारे आस्था का मामला है। जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था को मान्यता देना ये हमारे आस्था का मामला। इस जजमेंट का ये भी अर्थ निकलेगा तो, मगर उस जजमेंट को हम इसीलिए खारिज करना चाहते हैं, इसीलिए विरोध करना चाहते हैं कि वो आर्कोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर नहीं दिया गया, वो आस्था के आधार पर दिया गया। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखकर वो लोग अभी काशी और मथुरा का भी विवाद खड़ा कर दिया है। काशी और मथुरा का विवाद खड़ा कर देना और उसके लिए धार्मिक ध्रुवीकरण खड़ा करना ये राजनीति के लिए उनको जरूरी है। अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को राजनीति में वोट मूल्य 0 है। अभी गडकरी ने इसी हफ्ते एक बयान दिया कि मैं उस खानदान से हूं जिस खानदान में कोई एमपी एमएलए नहीं था, मगर मैं मेरे खानदान में बना मंत्री है और जाति से ब्राह्मण है। गडकरी ब्राह्मण जाति इसके नाम से चुनाव लड़के बताए, फिर हम बताते वो जीतता है या नहीं जीतता है। हिंदू के नाम पर तुम एससी एसटी ओबीसी को गुमराह करोगे और जीत कर आओगे। साथियों, जो काशी मथुरा का इशू है, जैसा हाल बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद पर हुआ वैसा ही हल अगर काशी और मथुरा के मामले में हुआ तो वहां भी आस्था का मुद्दा लगाया और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को हवाला देकर अगर वहां भी सुनवाई हुई तो वहां भी सत्यानाश हो सकता है। इसलिए गोगोई के द्वारा दिया गया जो जजमेंट है वो न्याय के मापदंड के आधार पर नहीं है, बल्कि ब्लैकमेल के आधार पर है। गोगोई को ब्लैकमेल किया गया, गोगोई को ब्लैकमेल करके जजमेंट दिया गया। बोबड़े, जस्टिस बोबड़े, गोगोई का ज्ञान कितना है? जब उनको चल रही थी सुनवाई तब उनको पूछा जा रहा था रामायण का कितना साल है, महाभारत का कितना साल है। जस्टिस बोबड़े और जस्टिस गोगोई रामायण महाभारत का साल नहीं बता पाए। जज है वो, बता नहीं पाए। साथियों, ब्राह्मणवाद के सामने अगर सामने आएगा तो दो ही वर्ग की लड़ाई होगी, विदेशी ब्राह्मण बनाम बौद्ध धर्म।
अगर ब्राह्मण के खिलाफ अगर कोई परंपरा है भारत में, नाग लोगों की परंपरा है, तो बौद्ध नाग बनाम विरुद्ध बनाम ब्राह्मण यह लड़ाई होगी। मगर ब्राह्मण देश पर कब्जा करने के लिए, वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए मुसलमान के नाम से चिल्ला रहे हैं, मगर विरासत नाग लोगों की हड़प रहे। चर्चा हिंदू मुसलमान की कर रहे हैं, मगर विरासत नाग बौद्धों की हड़प रहे हैं। वहां मैंने शिवलिंग देखा, सोमनाथ का जो मंदिर है वहां पर शिवलिंग मैंने देखा। 3 बड़ी घटना हुई। 14 अंग्रेज जाने के बाद 1949 में 3 जगह ब्राह्मणों ने सेंटर बनाकर कब्जा किया। सोमनाथ मंदिर 1949 सरदार पटेल को आगे करके किया। गेस्ट के तौर पर प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बुलाया। 1949 कब्जा किया। वो बौद्ध स्थल है, मालूम है, ब्राह्मणों को मालूम है, नेहरू को मालूम है, पटेल को भी मालूम है। मगर पटेल ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए साथ दे रहे। बाद में पटेल को यूज एंड थ्रो किया। 49 को ही बाबरी मस्जिद के अंदर नेहरू ने राम की मूर्ति रखवाई, विवाद खड़ा किया। 22-23 दिसंबर 1949 दूसरा सेंटर। पहला सेंटर गिर सोमनाथ। 49 को ही घटना हुई। 1949 को दूसरी घटना नेहरू ने करवाई, दूसरा सेंटर तय किया। ब्राह्मणवाद को घेरना है तो एक राज्य से नहीं होगा, गुजरात में किया। बाद में उत्तर प्रदेश में अयोध्या में किया। 22-23 दिसंबर 1949 को फैजाबाद के कलेक्टर के थ्रू राम की मूर्ति अंदर रखवाई, विवाद खड़ा किया। और 1949 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुद्ध गया पर कब्जा करवाने के लिए, बुद्ध गया पर ब्राह्मणों का जो नाजायज कब्जा था उसको जायज कब्जा करवाने के लिए महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 बनाया। बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये 3 सेंटर पर पंडित नेहरू ने ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए एक साथ अभियान चलाया और उसका वर्ष भी एक ही है। केवल राम का मुद्दा नहीं चलाया, इधर बुद्ध गया पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। ये जो मुशर्रफ साहब ने किताब लिखी है, ब्राह्मण बॉम्ब्ड एंड मुस्लिम हैंग्ड, इसके अंदर उन्होंने बोध गया का बम विस्फोट 2013 के मुद्दे खड़े किए, जजमेंट को क्रॉस किया है। इस जजमेंट के आधार पर यह सिद्ध होता है कि जिन महंत ब्राह्मणों का बुद्ध गया पर कब्जा है, वो बम ब्लास्ट करने में बुद्ध गया का जो ट्रस्ट है, ब्राह्मण महंत उसमें शामिल है, वे भी इसके बम ब्लास्ट में सहभागी है। ऐसी तथ्य सामने आ गए। उन्होंने अंदर मंदिर, बुद्ध गया के मंदिर के पास रथ बनाने का समिति ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, ऐसा लिखा है। और वो नजदीक के एक इलाके का आदमी है जिसका नाम है 30 वर्षीय विनोद मिश्री, इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। वो अंदर घुसा, अंदर एक बैग मिला, बैग के पास भिक्षु का वस्त्र मिला, एक डायरी मिली और उसके अंदर कुछ कांटेक्ट नंबर मिले, वो सारे दिल्ली के। और रात के 1 और 4 बजे के दरमियान कांटेक्ट हुआ है, उसके रिकॉर्ड्स मिले हैं। मगर जांच एजेंसी ने, गुप्तचर संगठन ने, वो जो जांच करने चाहिए थे कि ये नंबर किसका है, उसका ट्रेसिंग दिल्ली में हो रहा है। बम ब्लास्ट अंतरराष्ट्रीय हेरिटेज है बुद्ध गया, वहां पर हो रहा है, उसकी जांच नहीं की। मगर पटना में डिक्लेयर कर दिया कि एक मेल आया है और एक संगठन ने हमको स्वीकृति दी है और उस संगठन का नाम है जमात अल तौहीद वाल जिहाद। इस संस्था ने बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली और उसका हमें मेल मिला है।
वो भी फर्जी हो सकता है। मगर इसमें एक जानकारी आई कि 7 लोगों ने साक्ष्य दी, अभी तक वो बात गुलदस्ते में है, वो साक्षीदार कौन है। सारा फर्जी गेम हुआ और बौद्धों का जो अंतरराष्ट्रीय सेंटर है बुद्ध गया पर ब्राह्मणों ने प्लानिंग वे में अटैक किया। इस अटैक करने में बुद्ध गया पर कब्जा करने वाले महंत ब्राह्मणों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। अभी हाल ही में एक ब्राह्मण है जिस ब्राह्मण ने प्लानिंग करके वहां पर जो बुद्ध की पवित्र मिट्टी है, ये बनते हैं ब्राह्मी ने, इस भंते ने अखिल भारतीय भिक्षु संघ का प्रमुख बना है। उसने बुद्ध गया की मिट्टी इकट्ठा की, मटके में भरी, सोशल मीडिया में आया और कहा आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने मिट्टी मांगी है, इसलिए राम मंदिर के लिए बुद्ध गया की ज्ञान स्थली है, वहां की मिट्टी में भेंट कर रहा हूं। तो ब्राह्मणों का कब्जा होना एक बहुत बड़ा साजिश है और भारत के लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जो काशी और मथुरा का विवाद चल रहा है उसकी सच्चाई यही है, काशी और मथुरा में ब्राह्मणों का कुछ नहीं है, सारा का सारा प्राचीन एशियंट मौर्य का है। मथुरा में क्या है? मथुरा में बुद्ध विहार है, वो राजा कुशान कनिष्क की राजधानी थी। भारत की प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र के बाद मथुरा है। साथियों, वाराणसी में भैरवनाथ मंदिर है। अभी जो मोदी गया वो भैरवनाथ मंदिर जो है, उस मंदिर में जो शिवलिंग का हिस्सा है वो वास्तव में सम्राट अशोक का स्तंभ का तोड़ा गया हिस्सा है। वाराणसी में शिव मंदिर है, वो मूलतः बुद्ध विहार है। औरंगजेब ने वहां पर कई मंदिर नष्ट किए थे और एक जगह पर उसने मस्जिद बनाई थी। उस जगह पर सम्राट अशोक का स्तंभ का लठ यानी स्तंभ था, इसलिए उस जगह को लोग लठ इमाम वाड़ा कहते थे। यानी उसने मस्जिद बनाई मगर वो लठ जैसे के वैसा खड़ा था। उसको भी आश्चर्य था ये क्या है, तो उसने ऐसे ही खड़ा रखा, स्तंभ को खड़ा रखा, बाकी चीजों को डिस्ट्रॉय किया। तो लोग वहां उसको कहते थे लठ इमाम वाड़ा। सन 1805 में वाराणसी में ब्राह्मणों ने वहां पर मोहर्रम के दिन बहुत बड़ा फसाद किया और भारी झुंड में आकर वो स्तंभ को तोड़ दिया, निकालकर टुकड़े कर दिए और उसको बाद में शिवजी की लठ कहने लगे। वो लठ इमाम वाड़ा कहते थे और तोड़ा, और तोड़ने के बाद बोले ये शिवजी की लठ है। सन 1823 में कलकत्ता के बिशप रेवरेंड रेजिनल्ड हिबर, इन्होंने वाराणसी में विजिट किया। तब उन्हें 7-8 फीट का कुछ जमीन में गड़ा हुआ वो स्तंभ दिखाई दिया, जहां सिक्योरिटी कर रहे थे ब्राह्मणों के इशारे पर कुछ लोग। तो उसने उसको देखा। यानी 1805 में वहां विवाद हुआ, 1823 में उसको देखा गया। अशोक की खोज, अशोक के लिपि का डिकोड करने के बाद शुरू हुआ। सम्राट अशोक के लिपि को डिकोड किया सन 1836 में। नहीं, ये अशोक की लिपि है ये पता चले 1836 में, और विवाद चल रहा है 1836 के पहले। मेरठ में कुछ स्तंभ खड़े थे तो मुगलों ने उनको पूछा ये क्या है, तो मेरठ के ब्राह्मणों ने उनको कहा कि जब ये वनवास में गए थे 5 पांडव तो बीमार पड़े थे भीम, तो भीम को चलना मुश्किल हो रहा था, तो उसने हाथ में 2 लठ लिए थे, तो लठ लेकर यहां आया, गाड़ दिया, फिर चला गया। ये भीम के लठ है। इधर बोला शिव की लठ है। साथियों, उसका टूटा हुआ स्तंभ को बाद में उन्होंने कैप्चर किया और उसको मंदिर में परावर्तित किया। ये ब्रिटिश काल के रिकॉर्ड से भी सिद्ध हो रहा है।
शंकराचार्य जहां मरा वो बुद्ध विहार है। एएसआई के रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूं कि शंकराचार्य भी मरा तो उसका जो मंदिर बताकर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के लिए समर्पित किया, तो जो मंदिर है शंकराचार्य का वो भी बुद्ध विहार है। जो हिमालय में जो केदारनाथ है, ये केदारनाथ बुद्ध विहार है। ऐसा महान पंडित जिसको बोला जाता है राहुल सांकृत्यायन, उसने अपनी किताब हिमालय की यात्रा में दर्ज किया है कि केदारनाथ ये बुद्ध विहार है। और उसने कहा बुद्ध की टूटी हुई मूर्ति मैंने देखी। साथियों, इधर हम अयोध्या में आ जाए तो अयोध्या में एक मंदिर है जिसका नाम वो बोलते हैं नागेश्वर नाथ टेम्पल। यह विवादित जगह से महज 100 मीटर अंतर पर है, जहां पर राम कुंड बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि राम उसमें डुबकी लगाया, आत्महत्या किया और डुबकी लगाकर वो सीधा स्वर्ग गया, तो उसके लिए राम कुंड बोलते हैं। विवादित जगह से केवल 100 मीटर अंतर पर नागेश्वर नाथ टेम्पल है। मैं कई बार वहां जाकर वो टेम्पल को अंदर घुस के देखा। जब मैंने उस शिवलिंगों को टच करने का प्रयास किया तो ब्राह्मण डांट कर बोला हाथ मत लगाओ। फिर हमने उसको दक्षिणा ज्यादा दिया तो बोले आप छू सकते हो, फोटो भी खींच सकते हो। वो जो शिवलिंग है उसको कमल की पंखुड़ियां है। वो शिवलिंगों को कमल की पंखुड़ियां कैसी है? सर जनरल मेजर कनिंघम ने वो ढूंढा, सम्राट अशोक का टूटा हुआ शेर स्तंभ का ऊपरी हिस्सा है, उसको उल्टा गाड़ दिया गया है और ऊपरी हिस्से को थोड़ा चिकनाहट करके उसको शिवलिंग में परिवर्तित किया। और जो उत्खनन कार्य अयोध्या में करने वाला मांझी, आर्कोलॉजिस्ट मांझी और मणि, BR मणि, इन्होंने बदमाशी किया। उन्होंने वहां के ब्राह्मणों को कहा इधर हम मंदिर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तुम उसको मिटा डालो। शिवरात्रि 2003 के रात को उन्होंने उस जो पंखुड़ियां दिखाई दे रही थी उसको थोड़ा कट करके उसको चांदी का पतरा लगा दिया ताकि वो दिखाई न दे। और ये बात 2005 में मणि ने स्वीकार कर ली, मगर ब्राह्मणों का पक्ष लेकर स्वीकार किया। साथियों, ये बात मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि क्या करना चाहिए। ये सारा बौद्ध विरासत है। ब्राह्मण लोग शिव के नाम पर, राम के नाम पर, ब्राह्मण लोग ब्रह्मा के नाम पर नहीं लड़ाई लड़ रहे हमसे। ब्राह्मण लोगों के हथियार है काल्पनिक पात्र, राम कृष्ण शिव, बस इतने ही है, और विष्णु चौथा। तो ये चारों पात्र बुद्ध धर्म को खत्म करने के लिए बौद्ध प्रतिमाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए नकली पात्र हैं। राम बोधिसत्व राम की नकल है। रामायण में 16 बार बुद्ध का जिक्र आता है। बोधिसत्व राम ही हमारा राम है। काल्पनिक राम ब्राह्मणों ने समाज पर थोप दिया, फेमस था इसलिए थोप दिया। कृष्ण, ये पात्र काल्पनिक पात्र हैं, मगर ये भी जातकों से निर्माण किया है। कर्ण जातक, कर्ण काला, कर्ण मतलब पाली काला। और एक जातक है घत जातक, उसके आधार पर पूरी कथा बनाई। देवकी होती है, उसको भाई होता है, फिर बच्चा होगा तो मार डालेगा। ये कहानी भी घत जातक से ले ली, डायरेक्ट चुराई है। विष्णु और शिव पात्र ये जो है ये बोधिसत्व संकल्पना से चुराई है। और बोधिसत्व ये संकल्पना बुद्ध धर्म को समझने के लिए महायानी परंपरा ने बनाई है। बोधिसत्व बुद्ध बनने की पूर्व अवस्था है और बोधिसत्व अवलोकितेश्वर पूरी दुनिया को अवलोकन कर रहा है। उसकी एक आंख यानी चंद्रमा है और एक आंख यानी सूर्य है। ऐसी कल्पना बनाकर आम लोगों ने उसका भक्ति करना शुरू किया। उसका समाज पर इतना असर हुआ
कि ब्राह्मणों ने उन्हीं कल्पनाओं को, उन्हीं पात्रों को चुराकर बाद में शिव, बाद में राम, बाद में कृष्ण इस नाम से प्रचार किया। विवेकानंद का आरएसएस के लोग प्रचार करते हैं। विवेकानंद के समग्र वाङ्मय में वो लिखते हैं, वर्तमान हिंदू धर्म यह पतित महायानी बुद्ध धर्म है। ऐसा खुद आरएसएस जिसको मानते हैं विवेकानंद खुद मान्य करता है कि आज जो हिंदू धर्म में त्योहार है, रीति रिवाज है, ये सारे के सारी बुद्ध धर्म की नकल है। इसलिए साथियों, अंतिम बात यह है कि अगर वो बुद्ध विहार है, उसके नीचे 4 स्थानों पर बुद्ध गुफा है सोमनाथ मंदिर में, तो क्या करना चाहिए? तो नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस के प्रमुख ने जोर जबरदस्ती से जज को मैनेज करके मुसलमानों को 5 एकड़ जगह बाहर करके वहां से उनको खदेड़ दिया। उसी तरह नरेंद्र मोदी को भी ये उस जगह को एएसआई को सौंप देना चाहिए और एएसआई की जिम्मेदारी है कि उस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय हेरिटेज घोषित करे। अगर एएसआई ऐसा नहीं करेगा तो ये माना जाएगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग आरएसएस की शाखा बन चुकी है। अगर ऐसा वो घोषित कर दे तो भारत में हम लोग हमारी विरासत को फिर हमारे पोजीशन में ले लेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसके लिए साथियों माननीय वामन मेश्राम जी अपने अध्यक्षता में घोषित करेंगे क्या करना चाहिए। मगर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा पूरे देश भर में जैसा साकेत मुक्ति आंदोलन चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, उसी तरह सोमनाथ मुक्ति आंदोलन की भी हम तैयारी करते हैं और ऑल इंडिया में इसके लिए हम तैयारी करेंगे। मगर 2024 को नरेंद्र मोदी को सबक सिखाना होगा, आरएसएस को सबक सिखाना होगा, इसकी भी तैयारी हमको करनी होगी। केवल धार्मिक आंदोलन करने से नहीं होगा, उसको रोकने का रास्ता पार्लियामेंट है, उसको रोकने का जो रास्ता है विधिमंडल है, वहां हमारे मुद्दे उठाने वाले लोग अगर जाएंगे तो इसका बंदोबस्त किया जा सकता है। इसके बारे में भी हम विचार विमर्श करके इस फैसले पर आए हैं कि 2024 को बीजेपी को सबक सिखाने के लिए जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, मगर SC ST OBC लोगों का मूल धर्म जो है, नाग लोगों का जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। इसके लिए भी हम सभी नाग लोगों से, SC ST OBC के लोगों को हम अपील करते हैं 2024 को हमें पॉलिटिकली भी बीजेपी को सबक सिखाना होगा। यह उसका सही मायने में जवाब हो सकता है। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।